Okay, my dear boys, this is Gajendra. You are welcome on your channel Unique Brain Study. तो आपने अभी तक देखा पाचन तंत्र, जिसमें देखा आपने जो भी आप खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, जो भी आप खाते हैं वो कहाँ पहुंचता है आपके शरीर के अंदर और कोशिकाओं में जाकर, यानी कोशिकाओं में जाकर उसका क्या होता है, डिफ्यूजन हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि ऑक्सीकरण होने के बाद क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पानी निकलता है। बाकी जो आपके आवश्यक तत्व हैं कोशिकाओं से विभिन्न कोशिकाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, आपके शरीर में पहुंचते हैं, जिससे आपको आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। इस खाना खाने के बाद ये कार्रवाई जो आपको खाना किस लिए खाते हैं हम, हमारी एनर्जी मिलने के लिए, जिससे कि हम बरकरार अपना कार्य करते रहें, हमारे हर अंग अपना अपना काम करें। इसके बीच में जो वेस्टेज बचता है उस वेस्टेज को भी बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। यदि वेस्टेज हमारे शरीर के अंदर रहेगा तो हमारे शरीर के अंदर बीमारी खड़ी हो जाएगी और उस बीमारी के कारण जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। तो हम देखते हैं कैसे खाना बाहर निकलता है, जो हमारा वेस्टेज है वो कैसे बाहर निकलती है। इस निकलने वाले तंत्र को हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? किसी जीव के शरीर से विषाक्त अवशिष्ट यानी टॉक्सिक वेस्टेज को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यानी जो हमारे शरीर के अंदर जो वेस्टेज है, जैसा कि यूरिया है, पोटेशियम है, यूरिक एसिड है, इस तरह की जो चीजें, अमोनिया है, ये बाहर निकालना जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो शहर से वापस आई थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे श्वसन क्रिया से नाक से बाहर चली जाती है, क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो अभी रह गया क्या आपका जो वेस्टेज में क्या रह गया? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, पोटेशियम और यानी नाइट्रोजन के तत्व क्या क्या है वो रह जाते हैं, उनको निकालना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हम जो वेस्टेज है, टॉक्सिक वेस्टेज है, उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और जो अंग इस उत्सर्जन में भाग लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन अंग कहते हैं। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, यानी सेक्रेटरी यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर हमारे शरीर के कई भाग काम करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं पहले स्किन, त्वचा। ये स्किन शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका जो बाहर की चमड़ी है, स्किन है, ये एक शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये अमूमन सारा एक कंकाल की तरह ये सबसे बड़ा हिस्सा है। और इसमें क्या होता है, जब ये जलीय प्राणी होते हैं तो जलीय प्राणी क्या करते हैं? त्वचा से इसका उत्सर्जन करते हैं। और मानवों के अंदर आप देखते हैं, जब आपको पसीना आता है, आपकी देह चिपचिपाने लगती है, आपका शरीर चिपचिपाने लगता है, और आप यदि कपड़े पहने, काले कपड़े पहने या नीले कपड़े पहने हुए हैं, तो आपके कपड़ों के ऊपर एक नमक टाइप का एक सफेद सफेद आ जाता है। तो ये चीज क्या हो रहा है? आपके शरीर से उत्सर्जन हो रहा है। यानी आपके शरीर के अंदर, आपके त्वचा के अंदर एक क्या होती है, छोटी छोटी क्या होती है, ग्रंथि होती है, जिसको बोलते हैं हम श्वेत ग्रंथि। और उन श्वेत ग्रंथि से क्या होता है? पसीना, सेबम और NaCl यानी नमक बाहर निकलता है। यानी इससे क्या होता है? कुछ मात्रा में अमोनिया, उसके बाद में आपका नमक और पानी की मात्रा भी बाहर निकलती है। तो इस त्वचा का काम है आपकी बॉडी के टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन रखना। ये त्वचा क्या करती है? जो बॉडी का टेम्परेचर है और प्रेशर को क्या करता है? ये
मेंटेन रखता है। नंबर 2 देखते हैं लीवर यानी यकृत। यकृत क्या करता है, लीवर क्या करता है, जो शरीर के अंदर अमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया एक बहुत ही हानिकारक है, उसको क्या करता है, कम हानिकारक में यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमारे शरीर को हानि कम पहुंचती है। और आप देखते हैं कि सेल का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, यानी सेल के अंदर जैसे कि आपको बताया था, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें क्या है C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी ग्लूकोज। तो इससे क्या होता है, जब ये इसका डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये इसका जब डिफ्यूजन होता है यानी ऑक्सीकरण होता है, तब क्या मिलता है हमको, पानी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, प्लस 38 ATP हमको एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इस तरह से आप देखते हैं, इसके साथ कनेक्टेड, लीवर के साथ में कनेक्टेड क्या होता है, एक पित्ताशय होता है। उस पित्ताशय के अंदर क्या होता है, पित्त होता है, और वो क्या करता है, एक स्राव निकालता है जिसको हम बोलते हैं बिलिरुबिन। क्या बोलते हैं, बिलिरुबिन। इस तरह का एक क्या है, स्राव निकलता है, और एक दूसरा स्राव निकलता है, उसको बोलते हैं बिलीवर्डन। बिलीवर्डन ये पित्त से निकलते हैं। जैसा कि आप कभी कभी क्या होता है, आपका बदहजमी हो जाती है, तो आपके मुंह से क्या निकलता है, पीला पीला निकलता है, और जैसे गैस बन जाती है तो पीला सा बाहर पानी सा आता है। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, स्टेरॉइड होते हैं, और हार्मोन्स होते हैं लीवर में। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, और इसके अलावा जो मेडिसिन, हम सपोज मेडिसिन खा रहे हैं, तो ये सब कहां जाता है, आदमी के डिओडिनम में। और डिओडिनम में ये जो हमने खाना खाया हुआ है, वो खाना एक काइल के रूप में, किस रूप में, काइल के रूप में मलाशय से बाहर निकल जाता है, यानी गुदा से बाहर निकल जाता है। ये देखा आपने, जो आपने खाना खाया था उसमें क्या निकल गया, ये काइल निकला। और अभी क्या चाहिए, आपका जो अवशेष है उसमें क्या बचा हुआ है, यूरिया बचा हुआ है, अमोनिया बचा हुआ है, यूरिक एसिड बचा हुआ है, वो पानी के रूप में निकलना चाहिए। तो उसको देखते हैं वो कैसे निकलेगा। और इस बिलिरुबिन की वजह से क्या होता है, आपका मल पीला कलर का होता है। मल कैसा होता है, पीले कलर का। हम देखते हैं जब कोई बीमार हो जाता है, उसका क्या करते हैं, हम स्टूल टेस्ट कराते हैं। तो स्टूल टेस्ट के अंदर स्टूल का कलर, यदि आपने कोई पीली चीज खाई हुई है तो आपका कलर क्या होगा, मल का पीला होगा। एक बिलिरुबिन की वजह से पीला होता है। दूसरा, जब आप कोई पीली चीज खाते हैं, पीला फ्रूट खाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका पीला कलर आएगा। यदि आपने पालक की सब्जी खाई हुई है, हरी सब्जी खाई हुई है, तो आपका मल का कलर क्या हो जाएगा, तकरीबन ग्रीन कलर का हो जाएगा। लेकिन यदि मल के कलर में आप देखते हैं ब्लड आता है, तब क्या आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो आपको किससे मिलना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो अमोनिया है, जो आप हमारे शरीर में अमोनिया है, यूरिक एसिड है और यूरिया है, उसके साथ में क्या क्रिया होती है, वो कैसे बाहर निकलता है, जो वेस्टेज है, अदर वेस्टेज है, वो कैसे बाहर निकलती है, उसको हम देखते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं किडनी को भी हम बाद में देखेंगे थोड़ा सा, उससे क्योंकि मेन चैप्टर एक किडनी का ही है, तो इस किडनी को हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम जो बाकी है इसके साथ में जो सहायक पार्ट है उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स में क्या होता है, जैसा बताया था मैंने आपको कि कोशिकाओं से
डिफ्यूजन के बाद में क्या निकला, यानी जो ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण में क्या निकला, मिला आपको पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो ये पानी आपके शरीर से कुछ बाहर निकल जाता है वाष्पीकरण से, यानी आपके जो पसीना आ रहा है सीबम में, इनसे कुछ होता है, पसीना, ये जो वाटर की मात्रा है कुछ बाहर निकल जाती है। और आपके शरीर के लिए भी पानी चाहिए, अमूमन एक दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। वैसे आप जितना पानी पिए उतना अच्छा है। लंग्स के अंदर तकरीबन जो आप बता था कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस होती है बाहर निकलती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड 18 लीटर पर डे निकलती है। 18 लीटर पर डे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। जैसा कि आपने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड हम इंसर्ट कितनी करते हैं, 0.03% जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर है, और लेकर हम निकालते कितने हैं 4%। तो ये तो निकल गया 0.03%। इसके अलावा आपको जो ऑक्सीडेशन के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाती है, जिससे कि ये परसेंटेज कितनी होती है, बढ़ जाती है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, बढ़िया, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन खाना आपका आमाशय यानी स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा पच गया होता है, पूरा खाना पच जाता है, उसके मामूली रह जाता है, और वो खाना कहां पहुंचता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर। कितना लेंथ है, 1.5 मीटर। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन पानी का शोषण करती है, अवशोषण करती है, यानी पानी को ऑब्जर्व करती है, और जो खाना खा लिया है हमने वो एक रूप में आ गया है, और उसको क्या करती है, आगे फॉरवर्ड कर देती है। आगे फॉरवर्ड होने के बाद में कहां पहुंचता है, वो मलाशय में, और मलाशय से वापस कहां पहुंच जाता है, एनएस से बाहर निकल जाता है। तो फिर देखते हैं हम किडनी। मानव शरीर के अंदर 2 किडनी होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2 किडनी होती है, और ये किडनी, इनका वेट होता है तकरीबन 140 ग्राम। वेट कितना होता है, 140 ग्राम लगभग। इस किडनी का काम है एसिड और क्षार को कंट्रोल करना, एसिड और क्षार को कंट्रोल करना, यानी पीएच मान को कंट्रोल करना। और पीएच मान कितना होता है, यूरिन का पीएच मान कितना होता है, 6। इसको कंट्रोल करता है। किडनी के अंदर, किडनी का आकार आप देख रहे हैं कि ये सैम की तरह होती है, जो सैम का बीज होता है उसकी तरह से। इसकी पोजीशन यानी इसकी स्थिति आप देखते हैं, आपका जो वर्टिब्रा कॉलम है, पीछे वाला जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के साथ में एक मजबूती देती है रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को। इसके पीछे क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड कहां कनेक्ट होती है, हमारे विभिन्न अंगों से जाती हुई कहां पहुंचती है, हमारे ब्रेन के पास। यानी एक स्पाइनल कॉर्ड को क्या दे रहा है, ये प्रोटेक्शन दे रहा है। और उसके साथ में स्पाइनल कॉर्ड की क्या होती है, इस तरह से L1, L5, L2, L3 इस तरह से क्या निकलती है, उसकी रिब्स निकलती है। और यह 11 से 12 जो केसुलदंड है आपका, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, यानी जो वर्टिब्रा है, उसके 11 से 12 जो निकल रही है ना, इस तरह से आप देख रहे हैं, ये आपका वो है रीढ़ की हड्डी है। तो इसमें इस तरह से इसको सपोर्ट देने के लिए क्या होती हैं, इनको L2, L1, L3, L5 इस तरह से नाम देते हैं। तो 11 से 12, सपोज ये 11 से 12 और 1 से 2, इस बीच में ये किडनी स्थित होती है।
इन किडनियों के काम है जो नाइट्रोजन युक्त जो हमारे अवशिष्ट हैं, यानी नाइट्रोजन युक्त कौन से हैं, नाइट्रोजन और पोटेशियम वगैरह जो युक्त जो हमें अवशिष्ट बचा हुआ है, यानी जो हमारा वेस्टेज है, टॉक्सिक वेस्टेज है, उसको क्या करना है, ये उसको बाहर निकालता है। यानी अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है और पोटेशियम है, इनको क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा। बाहर ये किसका काम है, किडनी का। तो किडनी के काम करने के लिए जब आप देखते हैं ये किडनी बनाई हुई है, इसमें मैं बता रहा हूं आपको, ये किडनी है दोनों इस चित्र के अंदर। उसके बाद में ये क्या है, वेना कावा यानी आपकी महाशिरा। ये क्या है, सॉरी, ये जो मार्किंग किया हुआ है, रेड वाला जो देख रहे हैं आप, रेड वाला जो देख रहे हैं ये क्या है, धमनी। और जो ब्लू वाला ये क्या है, सिरा। यानी ब्लू वाला क्या है, महाशिरा, जिसको वेनिकावा बोलते हैं। और जो रेड वाला है क्या है, एरोटा, यानी महाधमनी। ये महाधमनी और ये महाशिरा। तो ये जुड़ी होती है कहां पर, किडनी के साथ। और किडनी पर जुड़ने के लिए यहां पर आप देखते हैं ब्रांचेज ही बनी हुई है, यहां पर ये ब्रांचेज बनी है धमनी के साथ, और ये ब्रांच बनी है किसके लिए, सिरा के साथ। तो इनको जो ब्रांचेज जो बनी हुई है, इनको बोलते हैं हम रेनल आर्टरी। और इसको जो ब्लू वाला दिखाया मैंने, इसको बोलते हैं रेनल वेन्स। अभी ये इसके अंदर जा रही है, इसके गुर्दे के अंदर। इसको हम बोलते हैं, किडनी को हिंदी में बोलते हैं वृक। क्या बोलते हैं, वृक। और उर्दू में बोलते हैं इसको गुदा, गुर्दा। तो इसके अंदर क्या होती है, असंख्य नेफ्रॉन होते हैं। यानी तकरीबन एक लोब के अंदर, ये 2 लोब्स हैं, हर लोब के अंदर तकरीबन 1 मिलियन क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन सेल्स होती हैं, नेफ्रॉन्स की क्या होती हैं, सेल होती हैं। और नेफ्रॉन क्या है, एक इकाई है। नेफ्रॉन क्या चीज है, एक क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है जो कहां मिलती है, गुर्दे के अंदर, जो गुर्दे के अंदर यानी किडनी के अंदर। और ये कितनी गिनती में होती है, तकरीबन 1 मिलियन की गिनती में होती है। और यही फंक्शन करती है किडनी का पूरा, जो कि आगे बाहर निकलता है, जो वेस्टेज है बाहर निकलता है, इन्हीं का काम है। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा आगे चलकर। इसके साथ में क्या होता है कनेक्टेड, ये आप देख रहे हैं, दोनों किडनियों के साथ में ये कनेक्टेड है मूत्र वाहिनी। 2 नली हैं जिनको बोलते हैं हम मूत्र नली या मूत्र वाहिनी, या उसको बोलते हैं इंग्लिश में यूरेटर। और ये दोनों कहां पहुंचती है जाकर, यूरिनरी ब्लैडर में, यानी मूत्राशय के अंदर। मूत्राशय में क्या जाएगा, मूत्र जाएगा, यानी यूरिन जाएगा। यूरिन जाने के बाद में यहां पर एक नीचे क्या लगा हुआ, यूरेथ्रा, यानी मूत्र मार्ग। और इससे क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। इसे कार्रवाई करने के लिए इसमें मेन हिस्सा किसका है, मेन भाग क्या है, इसमें जो लगी हुई है नेफ्रॉन सेल, उनका नेफ्रॉन्स का। तो नेफ्रॉन को देखते हैं हम थोड़ा आगे चलकर। तो किडनी का हम फंक्शन देख लेते हैं। पहले किडनी का फंक्शन क्या है, जो बताया था कि जो वेस्टेज है, जो वेस्टेज आ रहा है हमारे शरीर का, जो वेस्टेज है उसमें बचा हुआ है, हमारे मल के बाद में जो वेस्टेज बचा हुआ है, उस वेस्टेज को क्या करेगा, वो एक फिल्टर करेगा। और फिल्टर करने का काम किसका है, यहां पर नेफ्रॉन का।
क्योंकि ये नेफ्रॉन इसी के साथ लगा हुआ है, तो इसका फंक्शन नेफ्रॉन के साथ है। तो अब देखिए ये क्या करता है, मेन किडनी का काम क्या है, वेस्टेज को बाहर निकालना। जो विषाक्त पदार्थ हैं, जो कि विषैले पदार्थ हैं, हमारे शरीर में ना रहें। हमारे शरीर में यदि मल का स्टोरेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेट में गलन शुरू हो जाएगी और मल इकट्ठा होने से क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, पाइल्स की शिकायत हो जाएगी और हमारा डाइजेशन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इन विषाक्त पदार्थ को क्या करता है, ये आउट करता है। इसके बाद ये तरल पदार्थों का संतुलन बना के रखता है। तरल पदार्थों का संतुलन बना के रखता है, जिसमें तरल पदार्थ क्या है आपके, जो कि वेस्टेज में क्या आते हैं आपके, यूरिन है, और यूरिन में क्या जाता है, पानी जाता है। 90% पानी होता है जो आप पेशाब करते हैं और 5% उसमें क्या होती है, वेस्टेज होती है। इनका संतुलन बना के रखता है। उसके बाद एक निर्माण करता है आरबीसी का। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्सेल्स। जो आपके शरीर के अंदर क्या क्या चीज होती है, रेड ब्लड आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। और उसके बाद में क्या होता है, एचबी होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीडेशन के साथ काम करता है। ऑक्सीडेशन जो आपकी फ्लो हो रही है, ऑक्सीजन फ्लो हो रही है, उसके साथ चलती है आगे, और आगे ये कार्रवाई किसकी करती है, ये कन्वर्ट करती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में बाहर कर देते हैं। इसके बाद में यहां पर एक रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। किडनी क्या करती है, हार्मोन्स निकालती है। और वो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं देखते हैं हम, जो किडनी निकालती है। पहला है कैल्सीट्रियोल। कैल्सीट्रियोल। उसके बाद है रेनिन। उसके बाद है एरिथ्रोपिटीन। एरिथ्रोपिटीन। ये हार्मोन्स निकलते हैं किडनी के अंदर। एक सामान्य व्यक्ति है, ये हार्मोन्स जो कि आपकी मदद करते हैं उत्सर्जन के अंदर। उत्सर्जन अंग आपका ठीक काम कर रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, चेक करते हैं हम क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन इसका चेकअप होता है। यदि क्रिएटिनिन की लिमिट क्या है, यदि एक स्वस्थ आदमी है, यानी स्वस्थ आदमी है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 0.6 से लेकर 1.2 mg तक होना चाहिए। एक वुमेन के अंदर एक वुमेन के अंदर 0.5 से लेकर 1 mg तक होना चाहिए। एक बच्चे के अंदर, चाइल्ड के अंदर क्रिएटिनिन क्या होना चाहिए, 0.3 से लेकर 0.7 mg तक होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा एक्सेस हो रहा है तो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे और डॉक्टर क्या करेगा, जो क्रिएटिनिन एक्सेस हो रहा है उसके लिए डायलिसिस की कार्रवाई करेगा। डायलिसिस से आपके यूरिन को डाउन करेगा, यानी यूरिया जो बढ़ रहा है आपका उसको नीचे लाएगा और एक पेशाब में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद में ब्लड का सर्कुलेशन द्वारा फ्लो हो जाएगा, जिससे कि आपको फ्रेश यूरिया बनेगा। फ्रेश
अमोनिया से यूरिया बनेगा और फिर उसको कन्वर्ट करके बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसके बीच में मैं देखता हूं छोटा सा फॉर्मूले हैं, जैसा बताया था मैंने। क्या होता है अमोनिया, अमोनिया को हम बाहर निकालते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, यूरिया के अंदर। किसमें कन्वर्ट किया, यूरिया के अंदर। तो अमोनिया को क्या फॉर्मूला अमोनिया का, NH3, और यूरिया का CH4 N2A N2O। ये किसका है, यूरिया का। और आगे क्या बच गया आपका, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का है C5H4N4O3। तो ये याद रखने वाली चीज है, जैसे आपसे पूछा भी जा सकता है, ये याद रखने वाली चीज होती है। तो अभी हम देखते हैं, जैसा मैं बता रहा था कि मेन फंक्शन किसका है, नेफ्रॉन का। और नेफ्रॉन की गिनती कितनी होती है, एक वृक्क के अंदर कितने होते हैं, 1 मिलियन। और नेफ्रॉन क्या है, एक इस किडनी की एक यूनिट है, यानी एक इकाई है। ये क्या है, एक इकाई है किसकी, किडनी की। इंग्लिश में होता है यूनिट। तो आप देख रहे हैं साथ में आपका चित्र लगा हुआ है, किसका है, नेफ्रॉन का चित्र है। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। नेफ्रॉन में क्या क्या होता है वो देखते हैं। ये सिर्फ मैं एक नेफ्रॉन लेके चल रहा हूं, और कितने बताए थे मैंने, 1 मिलियन नेफ्रॉन। सिर्फ एक नेफ्रॉन को लेकर चल रहा हूं। इस नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या होता है उसको देखेंगे हम। इसका काम है, नेफ्रॉन का मेन काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना। यानी जो गंदगी आ रही है, हमारा ब्लड आ रहा है, उसके अंदर जो गंदगी है उसको क्या करता है, छान देता है। छानने के बाद आगे भेजता है। और उसके साथ में क्या होता है, यानी ब्लड को और जो उसके गंदगी थी, कीटाणु जो अंदर के अंदर जो कण थे, उनको क्या किया इसने, पहले अलग अलग किया, उसको अलग करने के बाद में उनको छान दिया, यानी सेक्रेशन किया और उनको छान दिया, यानी फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद में यहां पर देख रहे हैं आप, ये क्या है, अभिवाही धमनी का। जिसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरी। और ये क्या है, अपवाही धमनी, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरी। एफरेंट और ए और ई का ही फर्क है बस। तो आप हिंदी में बात करना चाहते हैं, अभिवाही और अपवाही। अपवाही का मतलब बाहर जाना, अभिवाही का मतलब अंदर आना। इससे जो हमारा वेस्टेज है वो क्या आ रहा है, नेफ्रॉन के अंदर आ रहा है, इस धमनी के द्वारा, इस आर्टरी के द्वारा। ये अंदर आया। अंदर आने के बाद ये एक शक्ल दिखाई दे रही है आपको। इस कप के अंदर एक गुच्छा होता है, गुच्छे से होते हैं, कोशिकाओं का गुच्छा होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड के रेशे होते हैं, यानी ब्लड के आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्सेल्स होते हैं। एक इसके अंदर क्या होता है, रेशे होते हैं ब्लड का। एक क्या होता है, खून का एक, कोशिकाओं का क्या है, ये गुच्छा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, यहां से फिल्टर करता है। जो इसके अंदर आया था वेस्टेज, उसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा। और जो काम की चीज है उसको क्या करेगा, ये ऑब्जर्व कर लेगा। जो मतलब की चीज है उसको क्या करेगा, ये ऑब्जर्व कर लेगा।
यानी क्या हो गया, 2-3 स्टेज आप कवर हो चुकी है। कौन कौन सी? सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन। ये 3 इसके काम खत्म हो चुके हैं, एक काम बचा है जिसको हम आगे देखेंगे। ये करने के बाद फिर कहा जाता है, ये यहां पर देख रहे हैं आप, नली का एक नली होती है, इसको बोलते हैं वोमेन संपुट, यानी वोमन कैप्सूल इसको बोलते हैं। इसकी रचना ऐसी होती है कि यहां पर एक कुंडली टाइप की होती है, इसको बोलते हैं, ये जो कुंडली सी बनी हुई है आप देख रहे हैं यहां पर, इसको हम बोलते हैं समीपस्थ कुंडली। समीपस्थ कुंडली। यहां से निकलता हुआ जो वेस्टेज यहां से निकला है, यहां से निकलता हुआ कहां जा रहा है, ये एक इस मोड़ पर आता है, इसको बोलते हैं हम अवरोही चाप। क्या कहते हैं? अवरोही चाप। अवरोही का मतलब क्या है? अवरोही का मतलब है ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे आना, यानी डिस्केंडिंग। जैसा आप देखें 10 है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कौन सा ऑर्डर है ये? डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी नीचे घटते क्रम में आना। तो ये क्या हो रहा है? नीचे को आ रहा है। ये किसमें? ये इसको क्या बोलते हैं? अवरोही चाप, यानी डिसेंडिंग आर्क। और यहां से आगे चलकर क्या होता है, एक पतली नली सी होती है, इसको बोलते हैं हेनले का चाप। हेनले के चाप में आती है, और हेनले के चाप के बाद में यहां से जो निकल रहा है तुम्हारा वेस्टेज निकल रहा है, ये ऊपर को उठ जाता है, और ऊपर जो पहुंचता है, जिस नली में पहुंचता है उसको बोलते हैं आरोही चाप। आरोही चाप जो ऊपर उठ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको मैं इस तरह से, कौन सा है? डिसेंडिंग ऑर्डर, और इस तरह से कर दूं, क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर। तो ये क्या है? असेंडिंग आर्क। असेंडिंग आर्क से होता हुआ आप देख रहे हैं यहां पर फिर एक जलेबी टाइप का आ गया, ये ठीक नहीं बन पाया, इस तरह से ये क्या आ गया, फिर एक कुंडली की तरफ रूप में पहुंच गया है, यहां से निकलता हुआ आगे बढ़ता है। इस कुंडली को बोलते हैं दूरस्थ कुंडली। क्या कहेंगे इसको? दूरस्थ कुंडली। क्योंकि ये कुंडली क्या है, इससे काफी दूर है। जहां से स्टार्टिंग हुआ था नेफ्रॉन के पहले हिस्से से, वहां से क्या है, ये काफी दूर है। हाँ, अब बाई से क्या होता है, यहां पर जो तुम्हारा ब्लड वगैरह है, जो आपके जरूरत की चीजें, वो यहां से क्या होती है, अब्बाई से बाहर निकल जाती हैं, और अविवाही से क्या होती है, अंदर आती है। तो ये पहुंचने के बाद में कहां पहुंच रहा है? अभी एक संग्राहक के पास। संग्राहक क्या है? एक कलेक्टर है जो कि चीजों को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद में एक नली है, संग्राहक नली, जिसको बोलते हैं कलेक्टर ट्यूब। इस कलेक्टर ट्यूब में आता है, और इस कलेक्टर ट्यूब में आप देख रहे हैं, ये इस तरह से मैं निशान लगाए हुए हैं, इसने एक निशान कवर किया है, और जबकि उसमें कितने नेफ्रॉन थे आपके? 1 मिलियन, यानी 10 लाख नेफ्रॉन थे। तो इस तरह से क्या होंगे, ये 10 लाख होंगे, और सारे नेफ्रॉन कहाँ आएंगे? इसी संग्रह नली के अंदर।
और इस संग्रहण नली में आने के बाद कहां पहुंचता है आपका मूत्र द्वार पर, जो आपका यूरेथ्रा है वहां पर पहुंच जाता है और आपका जो मूत्र है वो बाहर निकल जाता है। तो ये आपकी क्रिया थी क्या, उत्सर्जन की। इस उत्सर्जन की क्रिया के अंदर आप देख रहे हैं कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ समस्याएं होती है, उन समस्याओं को हम देखेंगे। पहला एक डिजीज एंड ट्रैक्ट लिखा हुआ है, क्या क्या बीमारी खड़ी होती है इसकी। डिजीज के अंदर आपका यदि ब्लड, साथ साथ मैं ये कलर ऑफ यूरिन भी लेके चल रहा हूं, आपका यदि ब्लड क्या है, सॉरी आपका जो यूरिन है वो पीला है, दैट इज नॉर्मल, पीला ही होना चाहिए। अभी इसमें सांद्र नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो फ्लो हो रहा है वो बेधड़क फ्लो होना चाहिए, सांद्र नहीं होना चाहिए। सांद्र होने के लिए आपने देखा है, जैसे बताया था मैंने, स्टूल टेस्ट होता है, इस तरह से यूरिन का टेस्ट होता है। आदमी को देखते हैं हम, कभी कभी डॉक्टर क्या बोलता है, इसका यूरिन टेस्ट कराओ। यूरिन टेस्ट के अंदर कौन कौन सी बीमारी का बताता है वो, डायबिटीज, इससे डायबिटीज का पता लगता है यूरिन टेस्ट के अंदर। इससे मालूम पड़ता है हमें स्टोन का, स्टोन तो नहीं। इससे मालूम पड़ता है हमें ब्लड कैंसर तो नहीं है। यानी ट्यूमर तो नहीं है। इसके अलावा ये टेस्ट लेडीज के अंदर यानी महिलाओं में ये यूरिन का टेस्ट क्या होता है, प्रेगनेंसी को बताता है। प्रेगनेंसी को बताता है। इस प्रेगनेंसी बताने के लिए क्या होता है, एक प्रेगनेंसी किट होता है, उस पर क्या करते हैं, एक ड्रॉप डालते हैं पेशाब की। यदि उसके अंदर, प्रेगनेंसी किट के अंदर दो रेड लाइन आती है, इसका मतलब जो महिला है वो प्रेग्नेंट है। यदि एक लाइन आती है तो महिला वो प्रेग्नेंट नहीं है। ये यूरिन का टेस्ट होता है। इसके अतिरिक्त यदि लीवर में कोई फॉल्ट है तब भी यूरिन टेस्ट कराते हैं, और किडनी के अंदर कोई फॉल्ट आ गया तब भी क्या करते हैं, हम यूरिन का टेस्ट कराते हैं। यदि यूरिन का कलर, जैसा बता रहा था, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन है तो इसका मतलब क्या है, वो शिकायत है आपको कहीं पर क्या हो रहा है, कहीं इन्फेक्शन हो रहा है। हाँ, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, जैसा कि क्या होता है आपके अंदर से क्या हो रहा है, ब्राउन, जब डार्क ब्राउन हो गया तो ब्लड के अंदर क्या मिल गया आपका, एक रेड कलर का कुछ मिल गया, जिससे कि रेड और येलो मिलकर क्या हो गया, डार्क ब्राउन बन गया। तो हो सकता है आपके किडनी के अंदर, आपके मूत्राशय के अंदर, या आपका जो मूत्र मार्ग है उससे ऊपर कोई इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, और वो कहां मिल रहा है, इस यूरिन में मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका यूरिन क्या हो गया, डार्क ब्राउन हो गया। तो इससे
इस कंडीशन में हमको क्या चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसको डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे, यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। यदि आपका यूरिन का कलर ब्लू या ग्रीन है, ये चेंज हो जाता है आपका, जो आपने खाया है, गाजर खाई है या चुकंदर खाया है, तो अब ये आपका पेशाब का क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। यदि आपको कैंसर है और आपको कीमोथेरेपी हो रही है, तब भी क्या हो जाएगा, आपका कलर पेशाब का चेंज हो जाएगा। आपके पेशाब में यदि बदबू आती है, बदबूदार पेशाब है, तो इसका मतलब क्या है, आपका बदबूदार पेशाब है, तो इसको मतलब आपको डायबिटीज कंफर्म। डायबिटीज कंफर्म है। इसको हम बोलते हैं यूटीआई। क्या बोलते हैं, यूटीआई। और यूटीआई का मतलब होता है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एक बात बताना चाहता हूं मैं, एक समझदार व्यक्ति के लिए, आप कभी यदि कोई बीमार है, उस बीमार का क्या कराते हैं हम, ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसका स्टूल टेस्ट कराते हैं, उसका यूरिन टेस्ट कराते हैं, उसका सीबीसी कराते हैं। उसका सीबीसी में सारे आते हैं आपके, टाइफाइड है या मलेरिया है, किस तरह का वायरल फीवर है, वो सब आ जाता है। उसके बाद आप सीटी स्कैन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आता है, बिल्कुल सही आता है। तो डॉक्टर के पास में क्या बच गया चारा, ये नहीं बोल सकता सही है तुम जाओ। एक बच गया, आपको लूटने के लिए बोलेगा आपके अमुक जगह पर क्या है, इन्फेक्शन। एक इन्फेक्शन ऐसी चीज है जैसा कि इसकी स्पेलिंग बड़ी है, यानी जैसा इसका स्पेलिंग इतना बड़ा है, लंबा है, इस तरह से आदमी के दिमाग को भी लंबा कर देता है। लेकिन बीमारी कुछ नहीं है। डॉक्टर को जहां कंफ्यूजन हो गया, जहां डॉक्टर कंफ्यूज हो गया, तो उसको क्या बोल दिया, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो भी सकता है, और कभी कभी क्या होता है, तुमको तुम्हारे दिमाग में इन्फेक्शन का एक भूत घुसा देते हैं, जिससे कि लगातार तुमसे पैसे लूटा जा सके। तो आपकी जो बीमारी बताई थी मैंने, इन्फेक्शन से क्या होता है, ये अमुक बीमारी इकट्ठी होती है। इन्फेक्शन का कारण एक और हो सकता है कि आप देखते हैं, जब आपका यूरिन आता है, ये एक दिन में 4 से 7 बार आपको यूरिन जाना चाहिए। 4 से 7 बार यूरिन जाना चाहिए। जितना आप जाना चाहते हैं ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यूरिन आपका खुल कर ही आता है, आया फिर रुक गया। आपको महसूस हो रहा है कि आपका जो ब्लडर है मूत्रा से भरा हुआ है, लेकिन यूरिन नहीं आ रहा है, यानी यूरिन का रुक जाना। उस कंडीशन में आप जाइए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर दिखाइए। किसके पास जाइए, यूरोलॉजिस्ट के पास में, और डॉक्टर को दिखाइए। अभी इसमें क्या कहानी हो सकती है, आपको आपकी जो हर्निया की शिकायत हो सकती है आपको। इसके बाद में आपके जो प्रोटेस्ट है,
पोस्टेड ग्लैंड्स है, ये इसमें खराब हो सकते हैं। यानी आपका क्या होता है, जो ग्रंथि है वो खराब हो सकती है, जिससे कि पेशाब आपका लगातार नहीं आ रहा है, या आपका जहां से पेशाब आ रहा है उस नली में रुकावट हो सकती है, उस नली में रुकावट हो सकती है। तो मैं कहना चाहता हूं, ये खासकर बीमारी जो यूटीआई जो है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, किसके ज्यादा होता है? महिलाओं को ज्यादा होता है। इसका असर किस पर होता है? महिलाओं पर होता है। इसका असर महिला पर क्यों होता है? क्योंकि उनको हर जगह यूरिन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। आप देखते हैं, यदि ट्रेन में जा रहे हैं, आप महिला है वहां पर, ट्रेन में जा रहे हैं, तो महिला को दिक्कत होगी पेशाब करने में, यानी बहुत भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, तो उसको भीड़ को क्रॉस करके आदमी तो कूद के भाग सकता है, एक दूसरे के कंधे पर पैर रख के चला जाए और यूरिन, उसमें जो यूरिन का बना हुआ है उसमें यूरिन करके आ सकता है। लेकिन महिला इस तरह से नहीं कर सकती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, महिला को बहुत देर तक पेशाब रोकना पड़ता है, और वो जो पेशाब है, जो मूत्र है, यानी जो यूरिन है, वो वापस क्या बन जाता है, दोबारा से यूरिया बन जाता है, और यूरिया बनने के बाद में जो इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि बीमारी खड़ी जाती है। दूसरा, जिन महिलाओं के अंदर, जिन बच्चियों के अंदर, जिन माँ बहनों के अंदर आपका मंथली आता है, यानी जो पीरियड होता है, उस पीरियड में यदि वो महिलाएं अपना जो स्वच्छ नहीं रहती हैं, तब ये बीमारी खड़ी होती है। यानी उस पीरियड में महिलाओं को 2-3 बार, कम से कम 3 से 4 बार अपने पैड को चेंज करना चाहिए और स्वच्छ रहना चाहिए। तो ये किसका वजह से होता है? ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है जैसे। तो मुझे उम्मीद है मैंने जितना पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा, सारा समझ में आया होगा। तो फिर अगला चैप्टर में हम देखेंगे। तो समझ में आया है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।